हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्रिक्शन की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अक्सर गलती करते हैं। तो ये काफ़ी सीखने लायक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर with which it has a coefficient of static friction mu. It is desired to make the body move by applying a minimum possible force F. Find the magnitude of F. ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि एक ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है एक रफ फ्लोर पर, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान लो ब्लॉक का मास m है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड वो म्यू है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर हमको मिनिमम फोर्स कितना लगाना होगा ताकि ये ब्लॉक मूव कर जाए। ये क्वेश्चन है। तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको गलत सॉल्यूशन बताता हूँ जो इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उनको पता भी नहीं लगता कि इसमें क्या गलती है। तो देखो, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें ब्लॉक को मूव करना है। ब्लॉक को मूव करने का मतलब है कि आप फोर्स को लेट से ऐसे लगा दो, और हमको पता है ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एम आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी म्यू एन। तो हम बोल सकते हैं कि एफ जो है वो अगर म्यू एन से ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, और एन की वैल्यू एम के बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं कि एफ शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम। तो यहाँ से हमको मिल गई मिनिमम फोर्स की वैल्यू म्यू एम। ये आंसर हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन है ये गलत सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन गलत है। इस गलती को मैं ऐसे काटूंगा कि आपको दिखाई पड़ेगी। ये एक ऐसी गलती है जो कि जानना चाहिए। ठीक है, देखो ये गलत क्यों है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों गलत है। देखो, ये गलत इसलिए है क्योंकि हमने इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लिया कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो हॉरिजॉन्टली लगाया जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लगाने पर ही मिनिमम फोर्स आएगा। ये इस सॉल्यूशन के अंदर एजम्पशन है, इसलिए ये गलत है। जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली लगाया जाए। हो सकता है कि फोर्स को अगर आप एक एंगल पे लगाओ, लेट से अगर आप एक फोर्स को इसको एंगल पे लगा देते हैं, ठीक है, लेट से ये थीटा एंगल पे आप लगा देते और थीटा की आप ऐसी वैल्यू चूज करते जिसके करस्पॉन्डिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू आती ताकि ये ब्लॉक मूव कर जाए, तो फिर हम उस वैल्यू को लेंगे। हो सकता है थीटा एंगल कोई एग्जिस्ट करता हो, ऐसा कोई थीटा एंगल जिसके करस्पॉन्डिंग फोर्स की जो वैल्यू आए वो म्यू एम जी से भी कम आ जाए। ऐसा भी कोई एंगल एग्जिस्ट कर सकता है जिसपे आप फोर्स को लगाओ। तो हमने उस पॉसिबिलिटी को तो कंसीडर ही नहीं किया जब हमने डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल मान लिया, यानी कि थीटा की वैल्यू हमने जीरो मान ली। यानी कि हमको एक जनरल केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा कि लेट से थीटा की वैल्यू कुछ जनरल वैल्यू है, हमको निकालना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा थीटा होगा जिसके लिए फोर्स की मिनिमम वैल्यू आएगी जो कि इस ब्लॉक को मूव कर पाए। तो ये कि ज़्यादा जनरलाइज सॉल्यूशन होगा। और उस सॉल्यूशन के बाद में अगर मान लीजिए कोइंसिडेंटली थीटा की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम मान लेंगे कि हाँ ये वाला सॉल्यूशन करेक्ट है। लेकिन डायरेक्टली जब हम इस सॉल्यूशन को कर रहे हैं तो हमने ये बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ही होगी, जो कि एक अच्छा एजम्पशन नहीं है। तो हमको एक जनरल सॉल्यूशन करना होगा पहले इसके लिए कि थीटा को हम एक जनरल वैल्यू लेके चलेंगे, फिर हम इसके अंदर निकालेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू मिले जिसके लिए ब्लॉक मूव करेगा। और वो थीटा की वैल्यू जीरो आ जाती है तो बात अलग है, नहीं आती तो जो आएगी वो हम लेंगे। ठीक है, तो ये अब इसका जनरल सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। तो देखो, अब हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम हमको नया बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने एफ फोर्स को एंगल पे लिया है, तो अपर डायरेक्शन में आ जाएगा एफ कॉस थीटा का फोर्स, राइट डायरेक्शन में आ जाएगा एफ साइन थीटा, मतलब कंपोनेंट्स कर दिए हमने फोर्स के। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। अब इस ब्लॉक को अगर हमें चलाना है तो एफ साइन थीटा जो है वो ग्रेटर होना चाहिए म्यू एन से। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। अब क्योंकि फोर्स को हमने एंगल पे लगाया है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा प्लस एन विल बी इक्वल टू एम जी। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। हम ये इसके अंदर एज्यूम कर रहे हैं कि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, चलाने का मतलब है हॉरिजॉन्टल में ही चलाना। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके लिख सकते हैं, टू की वैल्यू, टू से हम एन निकाल करके वन में रख देते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा एफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, और एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास में बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास में एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी कि एफ शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इक्वेशन हमारे पास में आ गई। तो f की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमको f की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो कि थीटा के साथ में आ गई हमारे पास में। f की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म आ रही है थीटा वाली टर्म। जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तब हमको पता है f की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी।
यानी कि अभी क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। और ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आपको एक रिजल्ट पता होगा कि अगर आपके पास में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर दिया हुआ है तो आपको पता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको पता रहा होगा। तो इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम यूज कर लेते हैं क्योंकि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी हमको एफ की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमको पता है कि एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी म्यू एम जी होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। इसकी अगर अपन मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पे हमको पता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा म्यू एम जी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। और देखिए ये म्यू एम जी से कम है। आप देखो हमने जो शुरुआत में जो वैल्यू निकाली थी एफ मिनिमम की वो थी म्यू एम जी, जो गलत सॉल्यूशन में हमने निकाली थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यू एम जी के नीचे कुछ डिवीजन में भी आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी है, यानी कि ये जो नई वाली वैल्यू है ये और कम वैल्यू है। तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे आंसर की तरह। यानी कि इससे हमको ये समझ में आया कि हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स हम हॉरिजॉन्टली नहीं लगाएंगे, वो फोर्स हम एक एंगल पे लगाएंगे ताकि वो और ज़्यादा कम वैल्यू आए उसकी, और हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, म्यू एम जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि मिनिमम फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा ब्लॉक के ऊपर ताकि ये ब्लॉक मूव कर जाए, वो आंसर है म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपने इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखा होगा। हम लोग मिलेंगे सिमिलर कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।